न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मेरा ख्याल है मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, और मिस इन्फॉर्मेशन इसलिए भी है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो स्टेजेस में, इंस्टॉलमेंट में हमारे सामने रखी हुई है। पहला रिपोर्ट आया जो 460 पेजेस का था, फिर उसको रिड्यूस करके जब क्रिटिसिज्म हुई तो 99 पेजेस का बना, और फिर और भी इंस्टॉलमेंट में आया, और अब यूजीसी की तरफ से इन इंस्टॉलमेंट आपको सर्कुलर मिलते हैं। तो इसलिए पूरे एजुकेशन पॉलिसी को समझ के उसके बारे में ओपिनियन देना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और फिर मिस इन्फॉर्म करना एजुकेशन पॉलिसी के बारे में 2020 के बारे में आसान हो जाता है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसी जो बनी उसकी भी लंबी हिस्ट्री है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। जब इंडिपेंडेंट बना तो उसके बाद पहला हायर एजुकेशन कमीशन 1948 में बना, राधाकृष्णा की चेयरमैनशिप में, जिसकी वजह से यूजीसी भी बनी 1952-56 में बाद में। उसके बाद 1948 के बेसिस के ऊपर कुछ पॉलिसी बनी, लेकिन उसके बाद फिर एक कमीशन बिठाया जिसको कोठारी कमीशन कहते हैं, जो स्कूल एंड हायर एजुकेशन को दोनों को मिला के जिसने बहुत रिगरसली स्टडी की और पॉलिसी सजेस्ट की। उस बेस पे 1968 में पॉलिसी आई, वो कोठारी कमीशन रिपोर्ट पे। उसके बाद फिर 20 साल के बाद समझ लीजिए 68 में पॉलिसी बनाई, और मेरा ख्याल है 68 की पॉलिसी जो है वही फाइनल पॉलिसी है जो पार्लियामेंट ने अप्रूव की हुई है। लेकिन बीच में सरकार बदली, इसलिए उस पॉलिसी को 86 पॉलिसी को उसका रूपांतर प्रोग्राम में नहीं हुआ, तो 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया। तो जो 2022 पॉलिसी के पहले जो लास्ट पॉलिसी थी वो 1986 की और 1992 का प्रोग्राम ऑफ एक्शन था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगभग यूँ समझ लीजिए कि 35-36 ईयर के बाद पहले आई है। बीच में कुछ ना कमीशन बैठा है, कमिटीज बहुत बैठी, नॉलेज कमीशन आया, यशपाल कमेटी आई, उसके पहले और भी कमिटीज है, लेकिन अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट जो सिस्टमेटिक पॉलिसी होती है वो 2020 में आई, 37 ईयर की बात। अब मैं पहली वाली पॉलिसी में जाता नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ 86 की पॉलिसी और 1992 का जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है उसमें वो दोनों बातें हैं कि शिक्षा की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करना, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस है आप पढ़ोगे उसमें तो वो है डिस्पैरिटीज पे, इंटरकास्ट डिस्पैरिटी, जेंडर डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी बिटवीन माइनॉरिटीज एंड मेजॉरिटीज, फिजिकली हैंडीकैप, बहुत सब्सटैंशियल तरीके से आप यदि गूगल से उसको डाउन करोगे तो आपको दिखेगा कि जो सेपरेट चैप्टर है एंड मेन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एन इक्वल एक्सेस एंड इंक्लूसिव एक्सेस टू द ग्रुप जिनकी एनरोलमेंट रेशियो कम है। उसके कंपैरिजन में 2020 पॉलिसी में सोशल जस्टिस और इंटर ग्रुप डिस्पैरिटीज के बारे में क्या है उसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन यह कहना जरूरी होगा कि एजुकेशन ने काफी तरक्की हुई है हमारे यहाँ। जब हमें इंडिपेंडेंट मिला तो बड़ी मुश्किल से मेरा ख्याल है 25 यूनिवर्सिटी थी और 700 कॉलेजेस थे। आज हमारे पास लगभग मोर देन 40,000 कॉलेजेस है और मेरा ख्याल है क्लोज टू 1,500 यूनिवर्सिटीज है, और बहुत बड़ी संख्या में स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन है, IITs, IIM एंड और। तो एजुकेशन का काफी एक्सपांशन हुआ है, बोथ इन टर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट गोइंग टू द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मैं स्कूल की नहीं बात कर रहा हूँ, स्कूल के कुछ इशू मैं बाद में ले आऊंगा। हमारे पास डॉक्टर विजयकर है, वो आपको डिटेल में बताएंगे इस पॉलिसी में स्कूल एजुकेशन के बारे में क्या है। तो काफी तरक्की हुई है। 60s में मैंने देखा कि एनरोलमेंट रेशियो बड़ी मुश्किल से 1 या 2% था, आज जाके लगभग एनरोलमेंट रेशियो 25%, 26% है ऑल इंडिया लेवल पे। तो तरक्की काफी हुई है, लेकिन और
कंट्रीज की तुलना में 25% एनरोलमेंट रेशियो जो वो कम है। डेवलपिंग कंट्रीज में चाइना में अबाउट 30-35% है और यूरोप में तो काफ़ी ज़्यादा है। तो डिस्पाइट दिस इम्प्रूवमेंट अभी भी हमारे यहाँ लो एनरोलमेंट रेशियो का प्रॉब्लम है। और दूसरा सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि एग्रीगेट लेवल पे तो 26% आ जाता है, 20-25%। ऑल इंडिया सर्वे जो है उसके बेसिस के ऊपर भी और नेशनल सैंपल सर्वे के बेसिस के ऊपर भी, लेकिन इंटरनल डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा है। 25% यदि वो 26 ऑल इंडिया है तो ट्राइबल का एनरोलमेंट रेशियो बड़ी मुश्किल से 16-17% के नज़दीक आता है, शेड्यूल कास्ट का 20-21%, ओबीसी का फिर 30-32% और हाई कास्ट का 41%, और मुस्लिम का उससे भी कम है। बुद्धिस्ट का एनरोलमेंट रेशियो कुछ हद तक ठीक है। तो ये जो डिस्पैरिटी जो है, इंटरग्रुप डिस्पैरिटीज अभी हाई लेवल पे है। उसके अलावा इंटरपर्सनल डिस्पैरिटीज भी है एसोसिएट विद इनकम। जो गरीब है, जिनकी इनकम कम है, उनके एनरोलमेंट रेशियो बहुत कम है, और जो इकोनॉमिकली बेटर ऑफ है उनके एनरोलमेंट रेशियो जो वो ज़्यादा है। यदि आप बाय ऑक्यूपेशन देख लेंगे, जो कैजुअल लेबर है उनका सबसे ज़्यादा कम है एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में। उसमें भी फिर दलित और ट्राइबल महिलाओं का तो एनरोलमेंट बहुत ही कम है। तो ये जो इंटर ग्रुप डिस्पैरिटी, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस, बिटवीन जेंडर, ये इशू हमारे सामने है, और बिटवीन पुअर एंड नॉन पुअर ये भी है। इसके बारे में मैंने एक अच्छा, मेरा ख्याल है बड़ा रिगरस आर्टिकल लिखा है जो इंडियन इकोनॉमिक जर्नल, जिसके एग्जीक्यूटिव एडिटर सुधांशु भूषण है, और मैं चीफ एडिटर हूँ, उसमें वो उसको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट एक्सप्लेन इंटर ग्रुप इंटरकास्ट इनइक्वालिटी पर्टिकुलरली, कितने इकोनॉमी फैक्टर एक्सप्लेन करते हैं और कितने डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लेन करते हैं। तो ये इशू हमारे सामने है, द इशू ऑफ इंटर ग्रुप इनइक्वालिटीज, इंटरपर्सन इनइक्वालिटीज। इस इशू को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ एड्रेस किया है? मैं समझता हूं कुछ नहीं किया है, बहुत कम किया है, और उसको आपको समझ लेना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दो हिस्से हैं। एक ये है मेजर टू इंक्रीज द क्वालिटी and improve inclusiveness, that is to provide equal access to this group whose enrollment ratio is much less. लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्वालिटी के लिए कुछ जो सजेशन किए हैं उसका जो असर है वो अनइक्वल एक्सेस पे होता है, और बड़े समझकर उसको ये हमें समझना होता है। पहले समझ में नहीं आता। ये डॉक्यूमेंट बड़ा इंटेलिजेंट तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन उसके नीचे, उसके अंदर चले जाओगे तो पता चलेगा आपको कि इसमें जो मैसिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन है उसको कहीं रोकने का इंटेंशंस है। तो जो भी क्वालिटी के मेजर है उसमें उसका इम्पैक्ट जो है वो इंक्लूसिवनेस को घटाने का है, और फिर सेपरेट पॉलिसी भी इंक्लूसिवनेस के लिए है, सोशली डिसएडवांटेज एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, उसके बारे में मैं कुछ चर्चा करूंगा। तो लेट अस डिस्कस वेरी ब्रीफली कौन से मेजर उन्होंने क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए किया है। पहला मेजर यह है, 5-6 मेजर बड़े इंपॉर्टेंट है, सभी को मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। एक तो है कि उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है और एफिलिएटिंग सिस्टम है उसको हम यूनिटरी यूनिवर्सिटीज की तरफ लिया जाए, क्योंकि यूनिटरी यूनिवर्सिटी अच्छी है, इफिशिएंट है। दूसरा, उन्होंने ड्यूरेशन ऑफ डिग्रीज में चेंज लाया है कि मल्टीपल ड्यूरेशन, एक डिग्री के मल्टीपल ड्यूरेशन है। बीए 3 साल की भी है, बीए 4 साल की भी है, मास्टर 1 साल की भी है, 2 साल की भी है, इंटीग्रेटेड भी है। ये नई बात आई है, ये मैंने कहीं देखा नहीं है कि एक ही डिग्री के लिए 2 ड्यूरेशन है। उसके बाद फिर मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट का कॉन्सेप्ट लाया कि यू कैन एग्जिट एट एनी स्टेज व्हाइल डूइंग ग्रेजुएट, और आपको वो फिर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री मिल जाएगी, और आपका वो क्रेडिट बैंक भी होगा जिसमें आपके क्रेडिट डिपॉजिट किए जाएंगे। आप वापिस आ रहे तो उसको काउंट किया जाएगा आगे जाने के लिए। तीसरा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है वो करिकुलम फ्रेमवर्क में है, जिसके बारे में सुधांशु भूषण आपको डिटेल में बताएंगे। कर्नाटका गवर्नमेंट ने एजुकेशन कमीशन बनाया है
नई एजुकेशन पॉलिसी को रिव्यू करके रिकमेंडेशन देने के लिए। परमानेंट नहीं है, 6-7 महीने के लिए है, मैं उसका चेयरमैन हूँ, लेकिन करिकुलर फ्रेमवर्क के टास्क फोर्स का कन्वीनर सुधांशु भूषण है, तो आपके साथ वो गहराई से आपको बताएंगे कि करिकुलम फ्रेमवर्क के प्रॉब्लम्स क्या है जो आप फेस कर रहे हो। उसके बाद स्किल एजुकेशन है करिकुलम फ्रेमवर्क का एक हिस्सा, बट सबसे बड़ी बात है इंडियन नॉलेज सिस्टम को लाना। जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसको करिकुलम में कैसे लाना, उस पर फोकस है। प्राइवेटाइजेशन, सेल्फ फाइनेंसिंग सपोर्ट जो है, जो इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में क्या विचार है। इंटरनेशनलाइजेशन है, और फिर इंक्लूसिव एंड प्रो पुअर पॉलिसी इसमें है। ये मुद्दे हैं जिसके बारे में ब्रीफली आपको बताऊंगा, और उसके इम्प्लीकेशन सोशल जस्टिस के लिए है, जो गुमराह करने की कोशिश चल रही है वो आपको बताऊंगा मैं। पहला लीजिए एफिलिएटिंग सिस्टम, कि भाई एफिलिएटिंग सिस्टम क्या है, कि नागपुर यूनिवर्सिटी है, उसके साथ 300-400 कॉलेज एफिलिएटेड है, और उसमें से नागपुर यूनिवर्सिटी को ब्रेक करके फिर चंद्रपुर में यूनिवर्सिटी बनाई है, अमरावती में यूनिवर्सिटी बनाई, तो एफिलिएटिंग कॉलेज को डीएफिलिएट करके यूनिवर्सिटी आपने बनाई है। स्टेट यूनिवर्सिटी सारे रेगुलेशन लेट डाउन करती है, एग्जामिनेशन के और तमाम सारी चीज़ों के, और कॉलेजेस आर अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द यूनिवर्सिटी। इसके अगेंस्ट में यूनिटरी यूनिवर्सिटी जो है उसमें एफिलिएटिंग सिस्टम है नहीं। ये एक यूनिवर्सिटी होती है जिसमें सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, डिप्लोमा, व्हाटएवर, अंडर वन शेड। There is no separate college. Even if there are some constituent colleges sometime, but they are again a part of Unitary University. अच्छा, क्या यूनिटरी एडवांटेज को यूनिवर्सिटी को क्यों प्रपोज किया, क्या एडवांटेज है, और एफिलिएटिंग सिस्टम के क्या डिसएडवांटेज है? बेसिकली जो मैं समझ रहा हूँ वो उसमें है मेंशन रिपोर्ट में थोड़ा सा, जो मैं समझता हूँ कि यूनिटरी यूनिवर्सिटीज में चूंकि सारे स्टूडेंट जो डिफरेंट डिग्रीज करते हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, तो टीचर जो है वो सबको पढ़ाते हैं। तो बेस्ट ऑफ द टीचर जो है वो अंडर ग्रेजुएट को भी पढ़ाते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट को भी पढ़ाते हैं, तो अच्छे टीचर का एडवांटेज मिल जाता है। जैसे आप हार्वर्ड में चली जाइए तो मैंने देखा कि अमर्त्य सेन, नोबेल लॉरेट, विल टीच ऑल्सो द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। 2,000-2,500 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो पढ़ाएंगे, पीएचडी को भी पढ़ाएंगे, मास्टर को भी पढ़ाएंगे। तो बेस्ट टीचर्स आर अवेलेबल टू द टीचर स्टूडेंट इन द यूनिटरी यूनिवर्सिटी। इसके अगेंस्ट में जो एफिलिएटिंग सिस्टम है, इसमें स्टेट में तो स्टेट जो डिपार्टमेंट है उसमें अच्छे टीचर होते हैं, पीएचडी किए हुए हैं, रिसर्च एक्सपीरियंस है डिपार्टमेंट में, लेकिन कॉलेजेस में जो है वो उतने क्वालिफाइड नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसलिए देयर इज अ डिस्पैरिटीज कि एमए को तो अच्छे पढ़ाने वाले, पीएचडी को अच्छे पढ़ाने वाले, अंडर ग्रेजुएट को जो है वो उतने क्वालिफाइड टीचर नहीं है, उनको वो एडवांटेज नहीं मिल रहा है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई एडवांटेज बिटवीन दिस एडवांटेज यूनिटरी यूनिवर्सिटी का है या एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी का है। नई एजुकेशन पॉलिसी बनती है कि भाई ये एफिलिएटिंग सिस्टम को खत्म करो, आने वाले 30 साल में या 15 साल में ऐसा करो कि एफिलिएटिंग सिस्टम को यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट करो। कैसे करो? 3 तरीके दिए हुए हैं। एक कि जो अच्छे कॉलेजेस है, ऑटोनॉमस कॉलेजेस और अच्छे कॉलेजेस है, उनको डिग्री अवार्डिंग राइट दे दो ताकि वो यूनिवर्सिटी बाय इटसेल्फ बन जाए। यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन डिग्री अवार्डिंग राइट है, तो वो एक तरीके से ये है। दूसरा ये है कि कॉलेजेस को डी अफिलिएटेड करके क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनाओ, तो वो यूनिटरी यूनिवर्सिटी हो गई। क्लस्टर यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी सारा काम चलेगा, तो वो यूनिटरी यूनिवर्सिटी हो गई। और दूसरा फिर जब आप सारे अफिलिएटिंग कॉलेजेस को क्लस्टर यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करोगे, जो यूनिटरी यूनिवर्सिटी होगी, तो जो यूनिवर्सिटी रहेगी, जैसे नागपुर यूनिवर्सिटी सारे कॉलेज डी अफिलिएट होने के बाद तो वो यूनिटरी यूनिवर्सिटी बन जाएगी, एमए पढ़ाया जाएगा, पीएचडी पढ़ाया जाएगा, और उनको फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज शुरू करने पड़ेंगे। ये बताते हैं मुझे जाम्बुलकर वगैरह कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज शुरू होंगे तो नागपुर यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिटरी यूनिवर्सिटी होगी। ये है बेसिकली व्हाट इज द रिकमेंडेशन। तो इसका कारण ये बताया गया कि क्वालिटी इंप्रूव होगी, कि अच्छे टीचर जो नागपुर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में है वो अंडर ग्रेजुएट को भी पढ़ाएंगे।
लेकिन इसका इंपैक्ट इंक्लूसिवनेस एंड डिनायल ऑफ इक्वल एक्सेस पुअर और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप पे क्या होगा, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं। मैं समझता हूं कि एफिलिएटिंग सिस्टम खत्म होने का मतलब यह है कि जो चीप और इजी एक्सेस जो गरीब लड़कियां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मिलेगा, उसमें घटोतरी आएगी। वो कैसे आएगी मैं बताता हूं। आज महाराष्ट्र में देख लीजिए आप, एफिलिएटिंग कॉलेजेस आर स्प्रेड ऑल ओवर द प्लेसेस, लार्ज विलेजेस, स्मॉल टाउन, मीडियम टाउन, बिग टाउन, मेट्रोपॉलिटन टाउन। लेकिन जो कॉलेजेस लार्ज विलेजेस में, मीडियम टाउन में है, स्मॉल टाउन में है, जहां कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कम है, वहां गरीबों को एक्सेस इजीली मिल जाता है। अब मैं देखता हूं, मेरे गांव के नजदीक आर.एस. गवई साहब का गांव है दारापुर, जिसमें उन्होंने 3-4 कॉलेज खोले हैं। तो मैं देखता हूं कि मेरे गांव से जो बस निकलती है उसमें लड़के बैठते हैं अपने सुबह 11 बजे 10 बजे और वापिस आ जाते हैं। और बहुत सारे लड़के लड़कियां जिनको साइकिल वगैरह दी, वो अपना चल के आते हैं साइकिल पे। कोई खर्चा नहीं है, कोई रेंट पे रूम लेनी नहीं है। ये जो चीप एंड एक्सेसिबल, फिजिकली एक्सेसिबल एजुकेशन है, ये एफिलिएटिंग सिस्टम देती है, क्योंकि कॉलेजेस आप डिफरेंट एरियाज में डेवलप कर रहे हो। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहला हायर एजुकेशन रिपोर्ट जो आया है वो 1882 में आया। कुछ कॉलेजेस थे, एक मुस्लिम के लिए था, एक हिंदुओं के लिए कॉलेज था कलकत्ता में। उसके बाद फिर 1904-9 में पहली कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनी ऑन द पैटर्न ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी। तो शुरू से हमारे कंट्रीज में एफिलिएटिंग सिस्टम है कि कॉलेजेस आए। पहली बार वेस्ट बंगाल में कॉलेजेस आए, 2-4-6 कॉलेजेस थे शायद, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनी और कॉलेजेस एफिलिएटेड हो गए यूनिवर्सिटीज को। तो हमारी वो हिस्ट्री है एफिलिएटिंग सिस्टम की। और जगह यूनिटरी सिस्टम है। और आप क्या कह रहे हो कि ये जो हमारी 200 साल की एफिलिएटिंग सिस्टम जो हमने डेवलप की है, उसको डिसमेंटल करो। क्योंकि अमेरिका में यूनिटरी सिस्टम अच्छी है। इसकी कमिटी के एक मेंबर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के थे। तो unitary and switch over to unitary form of evaluating system will reduce the access to the poor and socially disadvantaged. तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंक्लूसिव है। ये जो आपको बताया जा रहा है वो एक तरीके से गुमराह करने वाली बात है। अच्छा, दूसरी बात है कि चलो भाई यूनिटरी यूनिवर्सिटी है, उसके एडवांटेज है, एफिलिएटिंग सिस्टम के एडवांटेज है। यूनिटरी आपको अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन एफिलिएटिंग सिस्टम में इक्विटी ज्यादा इंश्योर होती है कि लड़का जाके एजुकेशन ले सकता है। तो इस कमिटी ने यह करना चाहिए था कि मिडवे थ्रू है कुछ, सारी की सारी एफिलिएटिंग सिस्टम ऑल ओवर द कंट्री डिसमेंटल करके यूनिटरी सिस्टम नहीं बन सकती, नहीं बनेगी वो अलग बात है। लेकिन कोई मिडवे तो होना चाहिए ना, वो भी तो सोचना चाहिए था। तो इस पॉलिसी के सबसे बड़ी डिफेक्ट ये है कि इस पॉलिसी ने हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन सिस्टम की स्टडी करके रिपोर्ट नहीं लिखी। अब राधाकृष्ण कमीशन की रिपोर्ट रखिए, वो 20-25 यूनिवर्सिटीज में गए, नागपुर यूनिवर्सिटीज में भी आए, उनकी टीम आई, स्टडी किया। एक चैप्टर में नागपुर यूनिवर्सिटी का डिस्कशन है। 17-18 सब कमिटीज बनाई, इनकी एक भी सब कमिटी नहीं है। कस्तूरी रंजन ये तो फेस सेविंग कमेटी बनाई है आखिरी में। रिपोर्ट सिर्फ एक सेंट्रल सेक्रेटरी, रिटायर्ड सेंट्रल सेक्रेटरी सुब्रमण्यम ने लिखी थी। तो मिडवे होना चाहिए, तो मिडवे है। मैंने थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की और मिडवे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1925 में दिया, जब उनको कुछ सजेशन मांगी थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी एक्ट चेंज करने की। उससे मुझे कुछ आइडिया मिली और मैंने लिखा हुआ है और सॉल्यूशन है उसमें। यह है कि भाई आप ऐसा करो कि इस तरह से एफिलिएटिंग सिस्टम भी कायम रखो, लेकिन यूनिटरी सिस्टम के जो एडवांटेज है वो एफिलिएटिंग सिस्टम में ले आओ। वो कैसे? यू चेंज द सर्विसेज एंड कंडीशन ऑफ द टीचर्स, दैट दोज टीचर हु आर टीचिंग इन स्टेट यूनिवर्सिटी लाइक नागपुर, पॉलिटिकल साइंस का है, अच्छा है, पीएचडी है, गाइड करता है, और कुछ कॉलेज में शायद अच्छे टीचर है, उनकी सर्विस कंडीशन को चेंज करके ये कहो कि वो उस सब्जेक्ट में डिफरेंट कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं। वो कैसे पढ़ाएंगे उसका मैकेनिज्म बाद में आप ढूंढिए। और ये रोल जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस वक्त सजेस्ट किया, वो अभी भी बॉम्बे यूनिवर्सिटी में चालू है।
उसके रेगुलेशन में आप देखें तो मैं जब चेयरमैन था 2016 एक्ट का, यूनिवर्सिटी एक्ट का, तो मैंने पूछा उनको, मैंने कहा तो वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस बॉम्बे यूनिवर्सिटी में है, तो उन्होंने ये किया, टीचर कम है, टीचर का स्केर्सिटी का प्रॉब्लम वो भी चल रहा है, तो उन्होंने ये किया कि केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट है एक दो कॉलेज में इकट्ठा होंगे फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, वो टीचर जाके वहां पढ़ाएंगे, बेस्ट ऑफ द टीचर इन द यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेजेस गो विल टीच। तो आपने एफिलेटिंग सिस्टम तो कायम रखी, लेकिन कुछ चेंज लाके कि क्लासेस कलेक्टिव करके और टीचर को वहां पढ़ाने के लिए कहने की वजह से ये हुआ कि एफिलेटिंग सिस्टम का फायदा जो एक्सेस का है वो तो आपने कायम रखा, और यूनिटरी सिस्टम का जो एडवांटेज है अच्छे टीचर ने पढ़ाना वो भी रियलाइज कर दिया। आप क्यों नहीं कर सकते? आज तो बहुत इजी हो गया डिस्टेंस मोड की वजह से। यदि आज 100 कॉलेजेस है मान लीजिए नागपुर यूनिवर्सिटी के, और स्टूडेंट को आप कहिए एक सब्जेक्ट के इकोनॉमिक्स के उसमें आइए, और नागपुर यूनिवर्सिटी का एक अच्छा जो टीचर है इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का, भाषण देगा डिस्टेंस मोड, स्क्रीन पे देख लेगा, वो ऑनलाइन नहीं स्क्रीन पे देख लेगा, वहां का टीचर भी उसको एक्सप्लेन करने में मदद करेगा। लेकिन वो सोच नहीं है, इंक्लूजन पे फोकस नहीं है, फोकस है क्वालिटी के, क्वालिटी के माध्यम के थ्रू इंक्लूजन को कैसे रोकना है, ये पहला पॉइंट, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं ज्यादा। उसके बाद मल्टीपल ड्यूरेशन डिग्रीज, कि 3 साल की भी बीए होगी, 4 साल की भी बीए होगी। क्यों भाई, क्या जरूरत है? दुनिया में है कि ज्यादा? हमारे 3 साल के सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? चल रही है ना अच्छी तरह? नहीं, क्वालिटी इंप्रूव करनी है। क्वालिटी क्या इंप्रूव करनी है कि 4 साल का बीए करेंगे जिसमें रिसर्च इनपुट होगा, रिसर्च प्रोजेक्ट लिखेगा और वो फिर रिसर्च ओरिएंटेड होगा, उसके लिए 1 साल का एमए होगा, और 3 साल का ऑर्डिनरी बीए देंगे। ये कास्ट सिस्टम डिग्री में तो मैंने कहीं देखी नहीं है। उसका उद्देश्य क्या है ये समझ में नहीं आ रहा ना। उसका उद्देश्य यह है कि एजुकेशन जो है डिफिकल्ट बनाओ, हायर एजुकेशन, बीए तो कर लो, लेकिन एमए एंड पीएचडी विल मेक इट डिफिकल्ट, इट शुड बी सिलेक्टिव। अदरवाइज मुझे तो कोई रीजन नहीं लग रहा है। 3 साल का ग्रेजुएट करके भी लोग पीएचडी हो रहे हैं। तो ये 3 साल का बीए, 4 साल के 2 बीए है, एक जनरल बीए है, एक थ्रू रिसर्च है। जो थ्रू रिसर्च है वो 1 साल का एमए करेगा, जो 3 साल का बीए है वो 2 साल का एमए करेगा। ये किस लिए भाई? आप स्टेगनेंट करो 3 ईयर के लिए। हमारे यहां महाराष्ट्र में सिस्टम थी ना, 3 साल का ऑनर्स और 3 साल का जर्नल। मैंने ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया, लेकिन 4 साल का लाने का मतलब क्या है? अब इसका मतलब यह है उसका इंक्लूसिवनेस पे क्या असर हो गया? रीजन दिया जा रहा है क्वालिटी बढ़ेगी। 4 साल का जो बीए करेगा वो रिसर्च के थ्रू करेगा, एमए करेगा तो क्वालिटी बढ़ेगी। लेकिन इंक्लूसिवनेस पे गरीबों के क्या असर होगा? वैसे ही गरीब बड़ी मुश्किल से 3 साल में बीए करता है और उसको आप 1 साल और कह रहे हो कि करो, खर्चा बढ़ेगा। अच्छा, दूसरा एक मुद्दा, मैं इस मुद्दे को बताने के पहले यूनिटरी सिस्टम को जाऊंगा, क्योंकि भूल गया मैं कि इन यूनिटरी सिस्टम में उनकी रिकमेंडेशन है, स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, कि यूनिवर्सिटी बड़ी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी वहां तो 50-50 हजार 3-3 लाख के स्टूडेंट होते हैं यूनिवर्सिटी में। तो इन्होंने रिकमेंड किया कि 360 डिस्ट्रिक्ट में बिग यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि जो अफिलेटिंग कॉलेज गांवों में मिड टर्म में वो बंद कर जाएंगे ग्रेजुअली, जैसे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अब यदि आप सारी यूनिवर्सिटी मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट में लाओगे, कितना महंगा होगा गरीबों के लिए। देख रहे हो इम्पैक्ट ऑन इक्विटी, उसके बारे में सोचा नहीं। I just wanted to tell that point. Now coming back to the multiple duration of the degree, ये क्यों किया जा रहा है? उसका इंक्लूजन इस पे क्या असर है कि मैं बता रहा था कि वो लड़का जो 3 साल का है वो 4था साल नहीं करेगा, वो 3 साल की डिग्री लेके बाहर जाएगा। फिर और एक स्ट्रेटेजी लाई है हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। वो क्या कि ऐसा करो भैया, हम आपको 1 साल के बाद सर्टिफिकेट देके यू कैन गेट ड्रॉप आउट। हम आपको 2 साल के बाद डिप्लोमा देंगे, यू कैन गेट ड्रॉप आउट। हम आपको 3 साल के बाद एक बैचलर डिग्री देंगे, यू कैन गेट ड्रॉप आउट।
And those who want to do 4 year, you can do 4 year. This is an encouragement for you to drop out and not to go to the higher level of education. वहां तो सिर्फ सिलेक्टेड आदमी जाएगा. हिस्ट्री है ना हमारी, एजुकेशन जो है सिर्फ एक ग्रुप होना चाहिए, हायर एजुकेशन, और वही तकलीफ दे रहा है. जो हायर एजुकेशन करके पीएचडी कर रहा है वही लिख रहा है, वही ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहा है, वही आवाज उठा रहा है. ये नहीं होता ना तो नहीं होता. तो बराबर बुल साहब पकड़ लिए कि हायर एजुकेशन में जो है वो उसको रोको. मैसिफिकेशन जो एजुकेशन का चल रहा है उसको किस तरह रोको, बड़ी इंटेलिजेंट तरीके से रोको. और दूसरा क्या किया गया, एमफिल डिग्री को निकाल दिया. देखो दिमाग, क्यों भाई एमफिल डिग्री की क्या तकलीफ थी. जेएनयू में मैं एमफिल किया हूं, पीएचडी किया है. एमफिल से फायदा यह था कि अपना लड़का जो गरीब है वो जाके पहले एमफिल करता, कैपेसिटी बढ़ जाती तो पीएचडी को जाता, लेकिन एमफिल के बेसिस के ऊपर जॉब भी मिलता, बिकॉज ही इज मोर देन एमए नाउ. उसको निकाल दिया, डायरेक्ट पीएचडी, विच इज मोर डिफिकल्ट फॉर दिस क्लासेस. तो ये जो मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट है, इसका इंपैक्ट विल बी ऑन रिड्यूसिंग द एक्सेस टू हायर एजुकेशन टू दी पुअर पीपल एंड सोशली एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज. ये समझ लीजिएगा. दूसरा इससे जोड़ के मतलब है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन. ये स्पेशल सेशन है यहां पे. प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन तो वो कांग्रेस के जमाने में शुरू हो गया. महाराष्ट्र में वसंतदादा पाटिल ने पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला. उसके बाद जो शुरू हुआ कि आज की तारीख में जो 40,000 कॉलेजेस है उसमें से 60-65% जो है वो सेल्फ फाइनेंसिंग है. हाफ ऑफ द यूनिवर्सिटीज, कभी आपने सोचा नहीं होगा कि हाफ ऑफ द यूनिवर्सिटीज विल बी प्राइवेट सेल्फ फाइनेंसिंग. हम जो पढ़ रहे तो सारी स्टेट यूनिवर्सिटी थी, ज्यादा से ज्यादा आईआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कुछ थी. हाफ ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर प्राइवेट, 60 to 65% colleges are private, and standalone institutions are about 67% are private. Or tuition fee is very high. So directly privatization will reduce your access to the poor. लोन दे दो फिर, ये स्ट्रैटेजी सामने लाइए. What is new education policy is saying? New education policy has promoted, it hasn't discouraged non-profit making companies will be set up in the education sector. The privatization is almost killing the access of the scheduled caste, particularly scheduled caste, scheduled tribe poor, to professional education. Because these all are the self-financing private or professional institution, क्योंकि वहां पैसा है, लड़का जाता है, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है. तो प्राइवेटाइजेशन पे भी जो कोई ऐसी नीति नहीं है कि जिस नीति से इंक्लूसिवनेस की बात बनेगी. दूसरा, फॉरेन यूनिवर्सिटीज. जब मैं था यूजीसी का चेयरमैन तो ये इश्यू आया था कि फॉरेन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, फॉरेन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन होना चाहिए. फिर लोग आने लगे क्योंकि कपिल सिब्बल साहब ने और लोगों ने बहुत ज्यादा उसका प्रचार किया. अर्जुन सिंह के जमाने भी हुआ, मेरे पीरियड में भी हुआ, तो आने लगे. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट आए कि वी कैन पॉसिबली ओपन द कैंपस. तो प्रेस वाले ने उनको पूछा कि भाई कब खोलोगे आप. तो गुस्सा हुए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में. उन्होंने कहा भाई अच्छी यूनिवर्सिटी ओपन करना कोई मैकडोनल्ड का बर्गर थोड़ी है कि एक दिन में होता है, लाइफ टाइम देर लगती है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को इस स्टेज में आने के लिए 400-500 साल लगे. लेकिन ये उस जमाने में यूपीए 2 गवर्नमेंट ने किया नहीं, इस गवर्नमेंट में किया इस पॉलिसी के तहत कि फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपसेस यहां खोले जाएंगे. अभी आया रेगुलेशन, कल परसों रेगुलेशन आया, पॉलिसी में आया, क्रिटिसाइज हुई, ऐसा लगा नहीं करेंगे, लेकिन रेगुलेशन निकाल दिया. यूजीसी चुपके से रेगुलेशन आफ्टर रेगुलेशन भेज रही है. मैं बताऊंगा आपको. 2 रेगुलेशन आए फॉरेन यूनिवर्सिटी के बारे में. 1 कि वो अपना इंडिपेंडेंट कैंपस खोल सकते हैं. दूसरा, जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी है या कॉलेजेस है उनका कैंपस किराए पे लेके उसमें खोल सकते हैं. जिस कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था 3 साल के लिए, वसंतराव नाइक कॉलेज में, कल उसके वो इंचार्ज आए थे तो उन्होंने कहा मैं सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं. मैंने कहा किस लिए कर रहे हैं. कहते हैं ये यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ की एक कैंपस सेटअप करेगी और हमें भी फायदा होगा. तो इस तरह से फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस रेंट आउट करना और सेटअप करना, और फॉरेन यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमारे बच्चों को नहीं सहन हो रही ट्यूशन की वजह से, फॉरेन यूनिवर्सिटीज हो पाएंगी. उसमें तो फी और ज्यादा होगी.
दूसरा तरीका है जो मैंने उस वक्त किया था कि भाई ये फॉरेन यूनिवर्सिटी सेटअप मत करो, क्या करो, कोलैबोरेशन करो। जो हमारा यहाँ का कॉलेज है या नागपुर यूनिवर्सिटी है वो और यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करे, जॉइंट डिग्री हो, ड्यूअल डिग्री हो, हमारे टीचर वहां जाए, उनके टीचर आ जाए, हमारे स्टूडेंट जाए वहां वो कोर्सेस करे, वो क्रेडिट यहाँ वापस ले आए, जॉइंट डिग्री हो जाएगी तो अच्छा एजुकेशन मिल जाएगा और यह संस्था भी इसकी भी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके ऊपर जोर नहीं, लेकिन इस गवर्नमेंट ने अभी लाया है, अलग से रेगुलेशन लाए हैं, ड्यूअल डिग्री, जॉइंट डिग्री एंड और कौन सी डिग्री एक ऐसे वो भी रेगुलेशन लाए हैं। तो इसमें ये तो नजर नहीं आता कि जिसके वजह से गरीबों को और पुअर को एक्सेस मिलेगा। उसके बाद ये है एक्सेस की स्टोरी। तो मेरा ख्याल है समझ लीजिएगा ठीक से कि इनडायरेक्ट इंटेंशन और एटलीस्ट आउटकम, इफ आई डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट द इंटेंशन, एटलीस्ट द इनडायरेक्ट आउटकम ऑफ द पॉलिसी मेजर of unitary university, of multiple duration of degrees and multiple entry and exit will be a lower access to the poor and the socially and economically disadvantaged group। ये समझ लीजिएगा और इसके इम्पैक्ट जो है कर्नाटक में दिख रहे हैं, महाराष्ट्र में दिख रहे हैं। लेट अस कम टू द करिकुलम फ्रेमवर्क वेरी ब्रीफली। करिकुलम फ्रेमवर्क में बहुत बदलाव है और उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। सुभूषण को आपने सारा पूछना चाहिए क्योंकि आपके बड़े करिकुलम के प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। तो और जहां तक आपको लिबर्टी दी है सरकार ने, उसको हैंडल करने के लिए उनकी सजेशन जो है वो काम में आएगी। लेकिन एक बात मैं आपको, एक दो बातें इसमें बताऊंगा मैं, वो ये है कि भाई करिकुलम फ्रेमवर्क में वो जो कोर्सेस है वगैरह वगैरह, वो क्रेडिट है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन नॉलेज जो है वो इंडियन नॉलेज सिस्टम हमने इस्तेमाल करनी चाहिए। इंडियन नॉलेज जो है वो उसमें आना चाहिए। ऐसी तो बात नहीं कि इंडियन नॉलेज पढ़ाया नहीं जा रहा था, यहां पर भी हम पढ़ाते हैं, उसमें इंडियन नॉलेज तो पढ़ाया जाता है ना। यदि इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी पढ़ाया जाता है। रिलीजन में कोई कोर्स पढ़ा रहे हो तो बहुत सारे कोर्सेस सब रिलीजन के बारे में बताया जाता है। लेकिन यहाँ इंटेंशन दूसरा था, वो नजर आ रहा है। इंडियन नॉलेज सिस्टम में उनका कहना है कि भाई एक तरीके से धर्म का विचार हमने पढ़ाना चाहिए। अच्छा, हमारा जो है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, सेकुलर फ्रेमवर्क है, सेकुलरिज्म ये कहता है कि किसी एक धर्म को हम पढ़ाएंगे नहीं। सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल कहता है, जिसमें आर्टिकल 28 है, वो ये कहता है कि ये किसी धर्म को नहीं पढ़ाया जाएगा। स्टूडेंट को यदि रिलीजन के बारे में करना है तो देयर विल बी अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज। हमारे यहाँ है नागपुर यूनिवर्सिटी, जाइए पढ़िए सब कोई, लेकिन एक धर्म को नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो नॉन सेकुलर होगा। इन्होंने क्या किया कि नहीं, हम सारे हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ाएंगे। वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन समझ लो पढ़ा रहे हो तो फिर पढ़ाइए आप। ब्राह्मणिज्म, जैनिज्म, देयर इज नथिंग लाइक हिंदुइज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और सब बहुत सारे सेक्ट है, वो सारा पढ़ाइए। फिर वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन पढ़ा रहे हो तो वो नहीं किया जा रहा। क्या किया जा रहा है? ओनली वन रिलीजन एंड दैट इज ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी इज बीइंग इंक्लूडेड इन द करिकुलम कोर्स। मैं ये स्पेशल इशू निकाल रहा हूं, मुक्ति विमर्श का जो जनरल मैं चलाता हूँ, न्यूज पेपर चलाता हूँ, वो स्पेशली इसी पे होगा। इसी तरह का फंक्शन आप करो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनको और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन ब्रीफली ये बताऊं, मैं गुजरात में, मध्य प्रदेश में गीता पढ़ाई जा रही है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने 4 साल का गीता के ऊपर स्पेशल अंडर ग्रेजुएट कोर्स शुरू किया है। महाराष्ट्र में जो करिकुलम फ्रेमवर्क 2 महीने पहले निकाला, जिसके ऊपर मैंने नोट लिखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें क्या है कि रामदास के जो वर्स है वो पढ़ाए जाएंगे 6-7 स्टैंडर्ड के। गीता का पूरा 12वां अध्याय जो है वो 12वीं के लड़कों को पढ़ाया जाएगा। सिलेबस बन गया। एनवायरमेंटल एजुकेशन में मनुस्मृति, सबस्मृति, उपनिषदा, पुराणास, वेदास, उसमें से जो नॉलेज है वो सारा पढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट ये चैप्टर आप उसमें देखेंगे, एनवायरमेंटल एजुकेशन में सीधा लिखा, सीधा मनुस्मृति से कोट करके एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। मनुस्मृति इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्क्रेडिटेड रिलीजियस टेक्स्ट, उसको कोट किया हुआ है टू एलिवेट
अब मेरा ख्याल है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम निकाल डालेंगे। तो ब्रीफली मैं ये बताऊं कि करिकुलम फ्रेमवर्क में बाकी सारे चेंजेस सजेस्ट किए हैं, उसकी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन मेन इंटेंशन है कि एजुकेशन के थ्रू ये धर्म ब्राह्मणिकल रिलीजियस को कैसे हम पढ़ाएं। अब ये तो इंक्लूसिव तो हुआ नहीं। संस्कृत के बारे में बात नहीं करूंगा। ऑनलाइन एजुकेशन, अब आपको ये बताएंगे रजिस्ट्रार अनिल हीरे खान, 40% ऑनलाइन, 60% फेस टू फेस। कुछ स्टडी नहीं है कि इसका गरीबों के ऊपर क्या असर होगा। तो मैंने लिखा था लोकमत में एक आर्टिकल, नेशनल सैंपल सर्वे से मैंने देखा डेटा भी, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एंड फैमिलीज हैव गॉट कंप्यूटर इन रूरल एरियाज, लेस देन 10%. व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, नॉट मोर देन 15%. वो मोबाइल लोगे तो ज्यादा हो जाएगा। वही अर्बन एरिया में थोड़ी सी स्थिति बेटर है। आप कह रहे हो कि ऑनलाइन एजुकेशन हम करेंगे, जो लड़का है एक छोटी सी कमरे में रह रहा है, टीवी भी होता है, आवाज भी होती है, उसको कहां वो पढ़ पाएगा? और कनेक्शन यदि ब्रेक हो गया तो गया। नागपुर शहर में ऑफ द टोटल शेड्यूल कास्ट ऑलमोस्ट 25% लिव्स इन स्लम। वहां पर ऑनलाइन एजुकेशन कर सकता है हमारा लड़का, गरीब कर सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन हुआ तो ये सारा बोरोइंग फ्रॉम अमेरिका, इमिटेशन, स्टडी नहीं अपने सिस्टम की कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, लेकिन स्टडी करो, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, फिर जाके करो ऑनलाइन। करिकुलम फ्रेमवर्क आपको बदलना है तो नागपुर यूनिवर्सिटी में आओ, डिस्कशन करो उनके साथ कि ऐसा ऐसा करना चाहते, सही है या नहीं, बताओ। नहीं, वो नहीं है। सेल्फ विजडम और इमिटेशन फ्रॉम द यूके एंड यूएसए इज द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट। हम जो कर्नाटका में रिपोर्ट लिख रहे हैं, सुधांशु भूषण आपको बताएंगे कि हर एक इशू में 4 डिवीजन में जा रहे हैं और सारे वाइस चांसलर, टीचर सबको बुला रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। ऑनलाइन में क्वेश्चन डाले हैं, सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को कहा और टीचर को कहा कि आप अपनी सजेशन दे दीजिए। तो सबको कॉन्फिडेंस में लेके क्योंकि हायर एजुकेशन ये इतनी ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली बदलो, देर लगती है। कोठारी कमीशन ने जब 10+2+3 का मॉडल दिया, 10 साल की ग्रेजुएट, 2 साल की सीनियर सेकेंडरी, 3 साल का बीए और 2 साल का मास्टर, ये जो दिया उसके लिए उन्होंने 15 इयर्स ऑफ टाइम दिया डिफरेंट स्टेट को कि आपको अपना सारा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में थी तो उसको प्री यूनिवर्सिटी से निकाल के और 2 साल का बनाओगे तो टाइम लगेगा। कई जगह बीए जो है 2 साल का था और 2 साल का अंडर ग्रेजुएट मिला के फिर बीए बन जाता था, तो टाइम लगेगा। अभी भी कर्नाटका में हायर वो जो सीनियर कॉलेज है जिसको 11वीं 12वीं है उसको प्री यूनिवर्सिटी कहते हैं, अब तक नहीं चेंज हुआ। तो उन्होंने 15 साल का टाइम दिया। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कल नोटिस निकालते और आज इंप्लीमेंट करो। क्या प्रॉब्लम है, कैसे होगी, कितने टीचर सरप्लस हो गए, स्टूडेंट आएंगे नहीं या क्या, कुछ नहीं। तो ये तो पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा कि भाई एक सेक्शन है स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। क्या है उसमें? कुछ नहीं। उसमें ये कहा, बड़े पाए स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप को फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी चाहिए, 2 फंड क्रिएट करने चाहिए, एक महिलाओं के लिए, एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए। और फिर क्या कहा कि ये रिकमेंडेशन जो है स्कॉलरशिप, फेलोशिप, हॉस्टल, ये इंस्टीट्यूशन ने करनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट ने करनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल्कुल अलग रख दिया। एंड देयर इज नो स्कीम, the way there is a concrete scheme for quality education, there is no scheme whatsoever for inclusive education actual. गप्पे है सिर्फ। और इसके वजह से इसके असर आप अभी देख रहे हो कि क्या हो रहा है। स्किल एजुकेशन भूल गया मैं बताना आपको। अच्छा है स्किल एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। तो भाई हमारे पास आईटीआई है, जो लड़का मैट्रिक ड्रॉप आउट हो जाता है आईटीआई में जाता है, जो 12वीं करता है वो पॉलिटेक्निक में जाता है, जो 12वीं लगता है इंजीनियर हो तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है। आप कह रहे हो कि मेन स्ट्रीमिंग ऑफ स्किल एजुकेशन करो,
जो रेगुलर करिकुलम है उसमें स्किल एजुकेशन डालो। किस लिए भैया? मैं सुधांशु भूषण से भी डिस्कस कर रहा था कि सारे जर्मनी में उनका अलग से पॉलिटेक्निक्स है, उसमें लड़का जाता है। या आप तीन जरा क्यों कर रहे हो? यदि आपकी सेपरेट इंस्टीट्यूशन है प्रोफेशनल एजुकेशन की, तो आप मेन स्ट्रीम में क्यों ला रहे हो? रीजन यह है कि वहां पर भी आप स्किल एजुकेशन करके ना ऑर्डिनरी जॉब ले लो, ऊपर मत जाओ, हायर एजुकेशन मत करो। स्किल एजुकेशन करके एम्प्लॉयमेंटिलिटी बढ़ा दो और फिर आप बीए, एमए और पीएचडी करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये इश्यूज है। मैं एक सजेशन विदाउट द रिपोर्ट नहीं कर रहा हूं। तो ये जो है, मैं ये समझता हूं कि आपने अच्छा किया, सेमिनार किया है। समझो, पढ़ो और फिर पोजीशन ले लो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज नॉट इन फेवर ऑफ अस। सो रैपिडली दे इज कमिंग, स्टेप बाय स्टेप। पीएचडी के रूल अब जो आए हैं वो देख लीजिए आप, ऑनलाइन एजुकेशन के रूल आए हैं वो देख लीजिए आप। तो इसका जो इंटेंशन कुछ और अलग है, मैं इंटेंशन कहूंगा नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इसके आउटकम जो है इज विल बी एक्सक्लूड द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप फ्रॉम एक्सेस टू हायर एजुकेशन। इसमें कुछ नहीं है जो ज्यादा जो इंक्लूसिवनेस के लिए। नहीं तो मुझे बताइए कौन सी है फेलोशिप माइनॉरिटी के लिए? मैंने पहले पीएचडी की फेलोशिप की थी, बंद कर दी। शेड्यूल कास्ट के लिए मैंने राजीव गांधी फेलोशिप की थी, जिसका बहुत फायदा हुआ। वो यूजीसी इंप्लीमेंट होती थी, वो ट्रांसफर कर दी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को। नेट की कंडीशन लगाई, मैंने नेट की कंडीशन नहीं लगाई थी। मैंने कहा मार्क्स के बेसिस के ऊपर एडमिशन होगा। तो सारे स्टेप उल्टे दिशा में जा रहे हैं, सपोर्ट में नहीं जा रहे हैं। तो आप इसके ऊपर सोचो, लिखो, सिंबॉलिक तरीके से पे आर्टिकल मत लिखो, पढ़ो गहराई से और ले आओ और फिर मेमोरेंडम दे दो। जब मैं माशेलकर कमेटी बनी महाराष्ट्र के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को स्टडी करके इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो मुझे मेंबर बना दिया क्योंकि मैं उद्देश्य कमेटी का चेयरमैन था। तो मैंने देखा कि वो तो बिल्कुल जो है पॉलिसी उसको जस्टिफाई करके रिकमेंडेशन देनी है। मैं माशेलकर साहब को कहा, मैंने कहा नहीं चलेगा। मैंने 70 पेज की मेरी नोट ऑफ डिसेंट तो नहीं, अलग दे दी है। तो वो घबराए क्योंकि आप नोट ऑफ डिसेंट दे रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्होंने रिक्वेस्ट की मुझे कि नोट ऑफ डिसेंट मत दो, लेकिन आपकी नोट मैं डायरेक्ट मिनिस्ट्री को और सेक्रेटरी को भेजता हूं। उस बेसिस से मैंने उसमें साइन किया फिर। लेकिन वो नोट पड़ी है दबा के, वो नोट मैं आपको दूंगा, आप उसे, उसमें सजेशन भी है सारी क्या क्या करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है मुझे निकलना होगा, एंड यू विल ऑल्सो एक्सक्यूज मी लाइक अ वाइस चांसलर। आई हैव अनदर फंक्शन वेयर आई वांट टू स्पीक ऑन द सब कैटेगराइजेशन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट।